नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये दोस्तों हॉर्टिकल्चर का या कहें तो एग्रोनॉमी का एक टॉपिक हम आपको आज पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आम की खेती, यानी मैंगो कल्टीवेशन जो है वो पूरा का पूरा हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप में मैंगो कल्टीवेशन से तो इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे नोट्स हैं, तो इसी से आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम की खेती। यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है अध्याय 1 आम की खेती, मैंगो कल्टीवेशन। यहाँ पर आम का अन्य नाम हो जाएगा, यानी अदर नेम इसका या उपनाम भी कह सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, फलों आपको पता ही है, भारत का जो नेशनल फ्रूट वो आम है। इसको टपका भी कहते हैं, फलों का राजा कहते हैं और बाथरूम फल कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, फैमिली एनाकार्डियेसी होता है और उत्पत्ति स्थान भारत या इंडोबर्मा होता है। और गुणसूत्र संख्या यहाँ पर 40 देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ज़्यादातर देखने को गुणसूत्र संख्या में 40 ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो 12th हॉर्टिकल्चर की बुक है, 12th एग्रोनॉमी की, वहाँ पे 22 दिया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया है कॉमा करके। लेकिन 40 आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, वो देखने को मिलेगा। फल का प्रकार इसका अष्टफल यानी ड्रूप इसके फल का प्रकार होता है। दोस्तों, आम में फल का प्रकार ड्रूप होता है, तो और भी किस किस में ड्रूप प्रकार का फल पाया जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, MPC द्वाप। ये ट्रिक है MPCDWAB। M से हो जाएगा मैंगो, P से हो जाएगा पीच यानी आपका आड़ू, C से कैरोट यानी गाजर, D से डेट यानी खजूर और W से आपका वॉलनट हो जाएगा, A से आमंड हो जाएगा, B से बेर हो जाएगा। इन सब के फल का प्रकार आपका होता है ड्रूप। देखिए, और आम में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए, विटामिन ए का सबसे यानी रिच जो स्रोत होता है वो आम होता है। इसमें 4800 आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम आम में यानी विटामिन ए पाई जाती है। देखिए, विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में यानी MPC, आम में सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है विटामिन ए। फिर पपाया यानी पपीता में पाई जाती है 2020 आयु। फिर कैरोट यानी गाजर में पाई जाती है। और पुष्पक्रम इसका पेनिकल होता है आम का, इन्फ्लोरेसेंस। और पेनिकल, धान का भी पुष्पक्रम जो है वो भी पेनिकल ही होता है, ठीक है, जो मैंने कल आपको वीडियो में डिस्कस किया था। और आम की सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी यानी सबसे मीठी प्रजाति चौसा हो जाएगी। और बीज रहित प्रजाति, इसको सीडलेस वैरायटी कहते हैं, सिंधु हो जाएगी। इसमें 85% गूदा पाया जाता है, सिर्फ 15% इसमें यानी उसका सीड पाया जाता है, ठीक है। देखिए, सिंधु बीज रहित प्रजाति है और सिंधु एक क्रॉस वैरायटी भी है यानी संकर प्रजाति भी है, ठीक है। वो SRA सिंधु रत्ना इंटू अल्फांजो की क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। और गुठली में प्रोटीन 8.5% पाया जाता है, 8 से 9% होता है, 8 to 9% प्रोटीन होता है गुठली में, जिसको मैंने औसत उसका लिखा है। और यहाँ पे थोड़ा धुंधला फोटो है, इसको आप मैनेज करेंगे। अंकुरण यानी जर्मिनेशन, हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन आम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइपोजियल प्रकार का जो है जर्मिनेशन आम में देखने को मिलता है। जैसा कि वो बताया, जर्मिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक है इपीजियल, एक है हाइपोजियल, यानी भूमि परिकंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। और एक विशेष प्रकार का अंकुरण होता है जिसे विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं, यानी उसे कहा जाता है पिद्रस्थ अंकुरण, ठीक है। तो देखिए, हाइपोजियल आम में होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। और आम के अलावा मटर में, मक्का में, इन सारी चीज़ों में भी होता है। और विविपेरस जर्मिनेशन चावल में, राइजोपोरा में, नारियल में होता है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है आम में, पर परागण। भूमि इसके लिए बलुई दोमट या दोमट मृदा चाहिए। फूल आने का समय फरवरी मार्च होता है। फल लगते हैं 0.01%। बेमौसमी प्रजाति यानी इसको ऑफ सीजन वैरायटी कहा जाता है। इसमें जो अक्टूबर में ये फल देती हैं, एक तो यहाँ पे मधुलिका हो जाएगी और एक निरंजन प्रजाति होती है आम की, वो भी ऑफ सीजन होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक निर्यात यानी देखिए दोस्तों, जो अल्फांजो प्रजाति होती है इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी खेती सर्वाधिक
महाराष्ट्र में यानी MH में होती है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अल्फांसो की देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है। अल्फांसो की खेती महाराष्ट्र में होती है। और सेवाकार प्रजाति रूमानी हो जाएगी, और म्यूटेंट वैरायटी यानी उत्परिवर्तित प्रजाति रोसिका हो जाएगी, और अचार बनाने वाली प्रजाति रामकेला हो जाएगी। देखिए दोस्तों, रामकेला आम की प्रजाति है अचार बनाने वाली। देखिए इसमें राम मो है, राम केला है, तो जो मो है उससे आप याद रखेंगे ये राम की है। और एक वैरायटी होती है राय केला, राय केला नाम की वैरायटी होती है, तो ये आपकी केले की वैरायटी होती है। तो ये आप याद रखेंगे, राम केला आम की, राय केला केले की। और तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, औसत 27.5 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका एरिया में भारत आ जाएगा, प्रोडक्शन में चीन आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी में वेनेजुएला आ जाएगा। फिर उत्तर भारत में प्रसिद्ध प्रजाति दशहरी हो जाएगी। सर्वाधिक विटामिन सी बॉम्बे ग्रीन और लंगड़ा में पाया जाता है, और स्पेसिंग 10x10 मीटर रखते हैं। आम्रपाली जो है उसमें 2.5x2.5 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है, क्योंकि उसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी HDP सघन यानी सघन रूप से लगाया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर। और सघन रूप से देखिए मैंने लिखा है, सघन रूप से लगाई जाने वाली प्रजाति आम्रपाली हो जाएगी। आम्रपाली में पर हेक्टेयर 1600 पौधे आते हैं, और साधारणतः अगर 10x10 मीटर पे आप आम लगा रहे हैं तो उसमें 100 पौधे आते हैं। ठीक है। फिर पौध लगाने का सही समय वर्षा ऋतु हो जाएगा, जुलाई अगस्त, वही जो खरीफ कह सकते हैं, खरीफ का जो टाइम होता है वही उसमें होता है। और ये सभी यानी जो भी बागवानी फसलें हैं सभी में यही होता है पौध लगाने का समय। सिंचाई रिंग मेथड यानी थाला विधि से करते हैं सभी बागवानी फसलों में, और इसमें भी प्रवर्धन जो है, देखिए आम में जो है प्रवर्धन कभी ये दोनों आप याद रखेंगे, दोनों एक है भेंट कलम विधि, फिर है वीनियर ग्राफ्टिंग विधि, या भेंट कलम विधि या वीनियर ग्राफ्टिंग विधि, या एक नई विधि जो यानी आई है डेवलप की गई है, उसका नाम है यानी नई विधि उसका नाम है इपीकोटाइल, इपीकोटाइल मेथड। ये भी यानी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है आम में प्रवर्धन। वैसे ज्यादातर वीनियर ग्राफ्टिंग और भेंट कलम ही देखने को मिलता है। कलमी पौधे फल देते हैं 4.5 वर्ष में, या इसी को आप 4 से 5 वर्ष कह सकते हैं। और बीजू पौधे जो फल देते हैं वो 11 वर्ष में, इसको आप 10 से 12 वर्ष होता है। मैंने औसत लिखता हूं मैं यहाँ पर। देखिए कलमी पौधे फल देते हैं यानी जो आम है उसका आप यदि कलम लगाते हैं तो वो 4 से 5 वर्ष में फल देने लगता है। अगर उसका यानी सीड ले जाकर लगाते हैं तो वो आपका 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं फल देने में, इसलिए ज्यादातर कलम से ही आम लगाया जाता है। फिर ये इसमें एक रोग देखने को मिलता है पाउडरी मिल्ड्यू, ये फंगस के कारण होता है जिसका नाम हो जाएगा ओडियम मैंगीफेरी। दोस्तों जहां भी आपको पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिले वहां आप ओडियम जो जीनस रहेगा और स्पीसीज बदल सकता है। ठीक है। और इसकी कुछ प्रजातियां विशेष हैं, मल्लिका है, केसर है, अर्का, पुनीत, नीलम, दशहरी, अम्रपाली, चौसा, अल्फांसो, लंगड़ा, निरंजन, मधुलिका, रोसिका, रुमानी, रत्ना, रामकेला, तोतापुरी, बॉम्बे ग्रीन, नीलम, साई सुगंधा, ये सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पर 3 रोग इसमें आपको पढ़ने हैं, वो आगे हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, फिर एंथ्रेक्नोज पढ़ना है, और फिर मैंगो मालफॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर एक अल्टरनेट बियरिंग, ये एक क्रिया देखने को मिलती है आम में। देखिए एकांतर फलन, इसमें क्या होता है, किसी फल में एक वर्ष फल आता है, दूसरे वर्ष फल नहीं आएगा, और उसके अगले वर्ष फल आने की क्रिया को एकांतर फलन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आम आपने लगाया है और वर्ष 2023 में उसमें फल आया, ठीक है, और 2024 में उसमें फल नहीं आया या ना के बराबर आया, और फिर 2025 में फल आया, तो इसे कहते हैं एकांतर फलन। और इसका रोकथाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ पूछा जाएगा ये आम में होता है कि नहीं। रोकथाम इसका पेक्लोब्यूटेरोजोल से होता है, 5 से 10 ग्राम या 100 ppm आप यूज कर लेंगे। फिर ये आम और सेब में देखने को मिलता है। आम में फूल तथा फल गिरने से रोकने के लिए NAA यानी नेथिलीन एसिटिक एसिड 2 से 4 ग्राम एट 240 10 से 20 ppm यूज कर सकते हैं। आम में कैल्शियम की मात्रा 59 mg प्रति 100 ग्राम होती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16, ये दोस्तों एक जीके का क्वेश्चन मैंने लिखा है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आम की देखिए म्यूटेंट प्रजाति रोसिका होती है, मैंने बताया था वहां पर आपको। और आम्रपाली एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए तो है ही, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, लेकिन ये क्रॉस वैरायटी भी है। किसकी क्रॉस है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, आदनी, इसमें आ से हो जाएगा आम्रपाली, द से दशहरी और नी से नीलम।
या AND भी आप रख सकते हैं। फिर सिंधु, इसका मैंने ऊपर लिखा हुआ है SRA, ऐसे हो जाएगा सिंधु, आर से रत्ना, ऐसे अल्फांसो। तो ये भी सिंधु भी क्रॉस है, वहां पर मैंने बताया था। रत्ना भी एक क्रॉस वैरायटी है, इसका आप याद रखेंगे RNA, आर से रत्ना, एन से नीलम, ए से अल्फांसो। फिर मल्लिका भी एक क्रॉस है, इसकी याद रखेंगे MND, M से मल्लिका, N से दशहरी, और नहीं N से नीलम और D से दशहरी। अब इसमें कुछ और भी क्रॉस वैरायटीज है जो नीचे आपको देखने को मिलेंगी। और एक वर्ष में 2 बार फल जो नीलम प्रजाति है वो देती है, और तमिलनाडु में। देखिए आम में लगने वाले रोग, ये दोस्तों ब्लैक टिप जो है इसको ये भी यानी आम में देखने को मिलता है। और ये दोस्तों रोग नहीं कह सकते, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पर। इसका कारण क्या है, चिमनियां, जो ईंट भट्टों की दोस्तों चिमनियां होती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं, उनके कारण और बोरान की कमी से भी ये रोग देखने को मिलता है। रोकथाम आप क्या करेंगे, देखिए आम का बाग चिमनियों से 2 किलोमीटर दूरी पर लगाएंगे, तो इससे जो यानी SO2 और CO निकलेंगी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर देखने को मिलता है तो आप यानी उसका मतलब है बोरान की कमी से हुआ है, तो आप बोरिक एसिड या बोरेक्स का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे बोरेक्स का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है Na2BO4O7 × 10H2O। आम में प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन जो है वो जुलाई अगस्त में किया जाता है। प्रोपोगेशन मेथड वहां पे मैंने आपको बताया था, वीनर ग्राफ्टिंग या भेंट कलम विधि या इपिकोटाइल मेथड। और मृदा का स्थूल घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी, यह आपका 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और मृदा का कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। जैसे दोस्तों पार्टिकल शब्द बड़ा है तो आप इसे याद रखेंगे कि वो ज्यादा होगा, तो 2.65 होगा। और बल्क इसमें यानी BUL के कम देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपका 1.33 ग्राम होगा, उसका आधा एकदम। 2.65 पार्टिकल डेंसिटी, 1.3 बल्क डेंसिटी। फिर आम में पाउडरी मिल्ड्यू, ये मैंने बताया था, कवक द्वारा होता है, कवकनामोडियम मैंगीफेरी, और इसका उपचार आप कैराथेन का प्रयोग करेंगे 0.25% प्रति 100 लीटर जल में मिलाकर। और कवक की खोज PA माइकेली ने की थी, और इसीलिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, या माइकोलॉजी भी कहा जाता है। और एंथ्रेक्नोज, ये भी कवक के कारण होता है अधिक वर्षा वाले स्थानों में, ठीक है। और एंथ्रेक्नोज जो है वो फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम आपका कलेक्टोट्राइकम ग्लोस्पोराइडस हो जाएगा। ये नहीं पूछेगा, ये पूछा जाएगा कि कवक से होता है या किससे। देखिए एंथ्रेक्नोज यहाँ पर लिखा हुआ है, कवक के कारण होता है, अधिक आर्द्रता तथा वर्षा वाले स्थानों में होता है। और कवक का नाम हो जाएगा कलेक्टोट्राइकम ग्लोस्पोराइडस। रोकथाम कार्बेंडाजिम 0.1% 100 लीटर जल में घोलकर प्रयोग करेंगे। और मैंगो मॉलफॉर्मेशन देखने को मिलता है, आम का गुच्छा रोग, इसमें आम जो है वो गुच्छे का रूप धारण कर लेता है, ये कवक द्वारा होता है। कवक का नाम फ्यूजेरियम मोनेलिफेरम हो जाएगा। आम का पुष्प गुच्छे का रूप धारण कर लेता है। संवेदनशील प्रजातियां ये बॉम्बे ग्रीन और चौसा ये हो जाएगा। जैसे पता है बॉम्बे ग्रीन ने और में ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है, और लंगड़ा में और चौसा जो है वो स्वीटेस्ट वैरायटी हो जाएगी। फिर आम में लगने वाले कीट, मेनली 2 प्रकार के कीट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है मैंगो हॉपर यानी आम का फुदका, इसका नाम एमरिटोडस एटकिंसोनी हो जाएगा। और यह पत्तियों तथा पुष्पक्रम का रस चूसता है, और इसके लिए डाइमिथोएट 0.2% प्रति 100 लीटर जल में घोल कर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर ये दोस्तों जो मिलीबग है, मैंगो मिलीबग, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी फरवरी में आक्रमण करता है। रोकथाम इसकी ट्री बेंडिंग से किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम ड्रस्का मैंगीफेरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ट्री बेंडिंग किस कीट से नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, ट्री बेंडिंग किस फसल में प्रयोग करते हैं। देखिए ट्री बेंडिंग होता क्या है दोस्तों, जैसा कि ये जो कीट है सफेद कलर का होता है मिलीबग, और ये जनवरी फरवरी में पेड़ पर ऊपर चढ़ता है और रस चूसता है, ठीक है। तो इसके लिए जनवरी में अटैक करेगा, तो अब दिसंबर के महीने में जो हमारा यानी पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, उस पे हम यानी जो नीचे की तरफ उस पर हम पन्नी चढ़ा देते हैं, ठीक है, और पन्नी बांधकर उस पर ग्रीस लगा देते हैं। ऐसे होगा, तो इस पर हम पन्नी चढ़ाकर ग्रीस लगा देंगे, और इससे क्या होगा कि जो कीट है वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, फिसल के गिर जाएगा। तो यही होता है ट्री बेंडिंग।
फिर दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्लैक टिप मैंने आपको बताया ही था, जो SO2 और CO के कारण होती है और बोरान की कमी के कारण भी होती है। उपचार में 2 किलोमीटर दूरी पर आम का बाग लगाएंगे और बोरिक एसिड या बोरेक्स का प्रयोग कर लेंगे। फिर स्पंजी टिश्यू ये भी देखने को मिलता है। यह संवेदनशील प्रजातियां अल्फांसो हो जाएंगी और मृदा ताप संवहन के कारण देखने को मिलता है। अन्य नाम इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और भंडारण इसका 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता 85 से 90%। और फिर इंटरनल नेक्रोसिस नाम का एक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये बोरान की कमी से होता है। यहाँ पे एक मैंने लिखा है आलू का भंडारण 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये मैं आलू का चैप्टर लाऊंगा तब डिस्कस किया जाएगा। उपज आम में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलता है आम में, जिसका नाम होता है बहुभ्रूणता, जिसको कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता ये दोस्तों, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एम्ब्रियोनी में स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें देखिए क्या सही स्पेलिंग होगा बता देते हैं। पॉली तो सही है, एम्ब्रियोनी में EMBR और ONEY आप इसको नहीं देखेंगे, EMBR और 1 मिनट EMBR YONY ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और यह देखिए, जब किसी बीज से 2 या 2 से अधिक भ्रूण का जन्म होता है तब वह यानी उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और यह आम, जामुन और नींबू तीनों में पाया जाता है। जब जामुन और नींबू पढ़ेंगे तब भी हम इसका डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्रॉस जो यानी इंपॉर्टेंट क्रॉस वेराइटीज हैं उनको और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, देखिए उन्नत किस्में विशेषता है। अल्फांसो की क्या विशेषता हो जाएगी, देखिए भारत में आम की श्रेष्ठ किस्म है, निर्यात हेतु उपयुक्त, लेकिन स्पंजी उत्तक की समस्या पाई जाती है। मैंने आपको ऊपर बताया था, स्पंजी टिश्यू में आम इसके लिए संवेदनशील है। यह हापुस या बादामी नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो अल्फांसो मैंगो होता है इसी को हापुस भी कहा जाता है, हापुस आम। अब बादामी नाम से भी जानते हैं। चौसा जो वैरायटी होती है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यह आम की सबसे मीठी प्रजाति है और उत्तर भारत में इसकी खेती होती है प्राय, और ये लेट वैरायटी यानी पछेती किस्म है। फिर बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी होती है आम की, उसकी क्या विशेषता है, उत्तरी भारत की अगेती किस्म यानी अर्ली वैरायटी है। वो सबसे अधिक मैंगो, देखिए इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा लगता है बॉम्बे ग्रीन में, ठीक है। और बॉम्बे येलो भी देखने को मिलता है। यह बिहार की अगेती किस्म है। केसर यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त तथा गुजरात की अगेती किस्म है। लंगड़ा जो वैरायटी है आम की, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्तर भारत की मध्यम पकने वाली किस्म है। उसके बाद से लाल सिंदूरी, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोधी नई किस्म है, यानी इसको आप लगाते हैं तो जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है ओडियम मैंगीफेरी कवक के कारण वो नहीं लगेगा। और पाउडरी मिल्ड्यू कैराथेन का नियंत्रण करते हैं, कैराथेन से उसका वो आप देख लेंगे, मैंने बता दिया है ऊपर, ठीक है। उसके बाद से नीलम जो है यह तमिलनाडु की तथा देर से पकने वाली किस्म है। यह लंबे यातायात हेतु उपयुक्त है। ये मैंने बताया था, तमिलनाडु की किस्म है नीलम और 1 वर्ष में 2 बार फल देती है, ठीक है। ये मैंने बताया था ऊपर आपको। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट, फजली नाम की किस्म देखने को मिलती है। यह पछेती किस्म है तथा बिहार एवं पश्चिमी बंगाल की सामान्य यानी उगाने वाली किस्म। बिहार और पश्चिम बंगाल में यह प्राय हर जगह देखने को मिल जाती है और लेट वैरायटी है। दशहरी यह उत्तर प्रदेश की मध्यम पकने वाली किस्म है तथा इसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। वह उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है, ठीक है। दशहरी और लंगड़ा उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। और बंगलौरा ये भी एक किस्म है। बंगलौरा ये इंटरमीडिएट लेवल्स की नहीं है। बंगलौरा में यह दक्षिण भारत में तोतापुरी के नाम से, देखिए दोस्तों जो बंगलौरा है इसी को दक्षिण भारत में तोतापुरी कहा जाता है। फिर बंगनपल्ली ये भी आम की किस्म है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की व्यापारी किस्म है जो सफेदा नाम से भी जानी जाती है। बंगनपल्ली का ही अन्य नाम होता है सफेदा, वो भी आप याद रखेंगे। निरंजन ये ऑफ सीजन वैरायटी है, मैंने बताया था आपको ऊपर। और जेवियर यह सबसे अधिक यानी TSS जो होता है टोटल सोल्युबल सब्सटेंसेज, इसकी मात्रा जेवियर में सबसे अधिक पाई जाती है।
24.8 ब्रिक्स। ठीक है। रुमान ये सेवाकार सेवाकृति की प्रजाति हो जाएगी। एडवर्ड ये एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी प्रजाति हो जाएगी। आम की संकर किस्में देखिए, ये अर्कानमोल, ये इंटरमीडिएट लेवल की नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अर्कानमोल ये आपकी अल्फांसो इंटू जनार्दन की क्रॉस है। इसका जो ट्रिक मैंने बताया आज, डबल एज आज, ए से हो जाएगा अर्कानमोल, ए से अल्फांसो, जे से जनार्दन। और इस ये जो है इसकी विशेषता क्या है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्पंजी उत्तक से युक्त किस्म है, यानी स्पंजी उत्तक इसमें ज्यादा लगता है। फिर अर्का पुनीत, ठीक है, ये भी क्रॉस वैरायटी है, अल्फांसो इंटू बंगनपल्ली। और इसकी जो मैंने पैब आप याद रखेंगे, PAB पैब, पी से हो जाएगा अर्का पुनीत, ए से अल्फांसो, बी से बंगनपल्ली। और स्पंजी उत्तक से युक्त किस्म ये भी है। फिर अर्का अरुणा ये बंगनपल्ली इंटू अल्फांसो की क्रॉस हो जाएगी, स्पंजी उत्तक से युक्त किस्म है। और रत्ना ये नीलम इंटू, ये मैंने बताया था नीलम इंटू अल्फांसो की क्रॉस है। आरण्य भी मैंने आपको बताया था, और स्पंजी उत्तक रोधी किस्म है। आम्रपाली ये दशहरी इंटू नीलम की क्रॉस है, यानी DNA आप कर सकते हैं, दशहरी इंटू नीलम बराबर अल्फांसो। ये इसी को मैंने आदनी बताया था, आदनी। और यह बौनी किस्म है, इसलिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये मैंने बताया था HDP 2.5 इंटू 2.5 पर सेंटीमीटर दूरी पर उगाया जाता है। और यह RPSC AO 2009 में पूछा गया था। फिर सिंधु वैरायटी, ये मैंने बताया था सीडलेस वैरायटी है, 85% पल्प पाया जाता है। ये क्रॉस वैरायटी है रत्ना इंटू अल्फांसो की। ये ट्रिक है RAS, रस, रत्ना अल्फांसो बराबर सिंधु। इसका मैंने आपको बताया था RNA बराबर रत्ना बराबर अल्फांसो, रत्ना बराबर नीलम इंटू अल्फांसो। ठीक है। सिंधु की क्रॉस मैंने आपको बताया था SRA, सिंधु बराबर रत्ना इंटू अल्फांसो। ये विश्व की पहली बीज रहित प्रजाति है, सीडलेस वैरायटी है। मल्लिका ये भी यानी हो जाएगी क्रॉस वैरायटी, नीलम इंटू दशहरी की क्रॉस है। NDM यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक। और MND मैंने बताया था। विटामिन A सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है इसमें। साइन सुगंधा यह भी क्रॉस वैरायटी है, तोतापुरी इंटू केसर की TKS, तोतापुरी इंटू केसर बराबर साइन सुगंधा। यह आम की नई किस्म है। और अंबिका यह CISH लखनऊ से विकसित की गई है। देखिए CISH क्या है, एक एग्रीकल्चर का संस्थान है जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये आपका लखनऊ में होता है, तो उसे निकाली गई अंबिका। ठीक है। अब यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको 22-23 मिनट में पूरी आम की खेती कंप्लीट करा दी है। अब इससे ज्यादा आप में नहीं पूछेगा, या आप इंटरमीडिएट में हैं 12th में, या बैचलर लेवल पर BSc AG कर रहे हैं, तो उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अब आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आम मैंगो कल्टीवेशन के लिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही उसका सारांश है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। और कल 3 अगस्त है, कल हम आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, कृषि अभियंत्रण, उसका पहला चैप्टर कृषि यंत्रों के निर्माण में बनने वाले पदार्थ, वो हम पढ़ेंगे। वहाँ पे जैसे लोहे के बारे में पढ़ेंगे, ढलवा लोहा और स्वेट ढलवा लोहा, धूसर ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कास्ट आयरन, वो सभी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। और लोहे की अयस्क भी वहाँ पर हम पढ़ेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट, सिडेराइट, सभी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कल जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो तैयार रहेंगे, कल वो लेक्चर आपको प्रोवाइड होगी। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग चैप्टर 1